ठीक है, फिर हमारे रहने का व्यवस्था कर दो। मैं भी इसी घर में रहूँगा। सर, आपको केरल में रुकना है तो आपको होटल मिल जाएंगे। हाँ, मुझे पता है, बहुत बार आ चुका हूँ और मैं बहुत बार होटल में रह भी चुका हूँ। पर मुझे इसी घर में रुकना है और उस कमरे में रुकना है जहाँ से तुम्हारा कमरा नज़दीक हो। ये सुनते ही पंछी ने अपने चारों तरफ देखा। उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सर प्लीज़, यह गांव है, यहाँ छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी हो जाती है आपको पता नहीं है। और मुझे पता करने का शौक़ भी नहीं है मेरी स्लीपिंग पिल्स। वैसे तुमने उन्हें हमारे बारे में नहीं बताया कि पैसे क्यों दिए थे मैंने। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, सर प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए, मैं 15 दिन बाद आ जाऊंगी। कहकर पंछी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप प्लीज़ चले जाइए सर, मेरे पेरेंट्स हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, वो झेल नहीं पाएंगे। क्या हुआ, तूने ऐसे क्यों हाथ जोड़े हैं? लक्ष्मी जी, जो कि रसोई घर से बाहर आ रही थी, पंछी को देखते हुए बोली। नहीं अम्मा, मैं तो। पंछी की बात को काटते हुए विक्रांत बोला, कुछ नहीं, यह कह रही है कि मैं किसी होटल में ना रुकूं, यहीं पर रुक जाऊं। इतना बड़ा घर है आपका, इसलिए पंछी मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी। पंछी, जो कि इस वक्त अपनी माँ की तरफ घूमकर खड़ी थी, उसकी पीठ इस वक्त विक्रांत की तरफ थी, झट से विक्रांत की तरफ घूम जाती है। उसने नामे अपनी आंखों से रिक्वेस्ट किया। विक्रांत मुस्कुराते हुए उसी की ओर देख रहा था और फिर उसके पीछे खड़ी उसकी माँ की तरफ देखते हुए बोला, ठीक ही है ना आंटी, जब आपका इतना बड़ा घर है तो आपका घर मेरा घर, मैं यहाँ रुक ही सकता हूँ। पंछी ने अपने होठों को धीरे से हिलाकर बिना आवाज़ से कहा, प्लीज़। पर विक्रांत मानो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। लक्ष्मी जी आगे बढ़कर बोली, क्यों नहीं बेटा, अगर पंछी रुकने के लिए कह रही है तो आपको ज़रूर रुकना चाहिए। मैं कमरा साफ करवा देती हूँ आप दोनों के लिए, हम दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे आंटी। विक्रांत ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, हमारे यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, आप लोग आ जाइए, मैं खाना निकालती हूँ। यह कहकर वह सभी को लेकर घर के अंदर आ गई। पंछी के पापा इस वक्त खाना नहीं खाते थे, इसलिए पंछी उनके लिए जो सूप बनाया गया था वह उन्हें पिला रही थी। विक्रांत उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में आया। कुछ देर वहाँ बैठकर वह उनसे बातें करता है। लक्ष्मी जी के बुलाने पर खाना खाने के लिए आ जाता है। फिर लक्ष्मी जी ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगाकर अमर और विक्रांत को बैठने के लिए कहा और उसके बाद वह खाना निकालने लगी। विक्रांत कहता है, आंटी आप थक गई होंगी, आप रेस्ट कर लीजिए ना। पंछी, तुम्हारे होते हुए तुम्हारी मम्मी काम करती है, यह कोई अच्छी बात नहीं है ना। पंछी, जो कि इस वक्त विक्रांत से काफ़ी दूर बैठी हुई थी, उठकर घबराते हुए आगे बढ़ी। विक्रांत कब क्या करता है इसका तो अंदाज़ा खुद शायद विक्रांत को भी नहीं होता है, इसलिए वह सिर्फ इसी बात का भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे उसके माँ पापा को तकलीफ़ हो। पंछी ने विक्रांत का खाना निकाल कर दिया। वह जैसे ही चावल अमर के प्लेट में डालने लगी, विक्रांत उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, वो खुद खाना ले लेगा, तुम भी खाना ले लो। लक्ष्मी जी कहती है, तुम दोनों खा लो, फिर हम माँ बेटी बाद में खा लेंगे। नहीं, ऐसे कैसे आंटी, आप भी बैठिए ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे मेहमान मान रही है। बैठिए, आप भी हमारे साथ खाइए। लक्ष्मी जी पंछी की ओर देखती है और फिर पंछी से भी बैठने के लिए कहती है। पंछी घूमकर अपनी मम्मी के बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। विक्रांत, जो कि पंछी के चले जाने के कारण गुस्से में घूरकर पंछी को देखता है। पंछी इतनी डरी हुई थी कि अपनी गर्दन उठाकर सामने नहीं देख पा रही थी। उसकी झुकी हुई नज़र इस वक्त अपने प्लेट पर पड़ी थी, जिसमें आज उसकी मम्मी उसके लिए बनाई गई उसकी फेवरेट डिश डाल रही थी। तुझे तो पसंद है ना, तेरे लिए तो खास करके बनाया है मैंने, लक्ष्मी जी ने कहा। पंछी गर्दन नीचे किए ही बोली, नहीं माँ, बस मन नहीं है। पंछी ने पूरा खाना सिर्फ अपने प्लेट की तरफ देखते हुए खाया, जबकि विक्रांत कभी घूरकर पंछी की ओर देखता तो कभी पंछी की माँ से कुछ बातें करता। खाना खत्म करने के बाद लक्ष्मी जी ने पंछी से कहा,
तू अमर और विक्रांत जी को उनका कमरा दिखा दे और कुछ सामान चाहिए होगा तो रखवा देना। पंछी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। अमर आओ कहकर पंछी उन दोनों को लेकर आगे बढ़ गई। पंछी पहले विक्रांत को उसका कमरा दिखाकर विक्रांत को उसके कमरे में छोड़ देना चाहती थी ताकि उसे विक्रांत के साथ अकेले न रहना पड़े। आइए सर, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आई थिंक अमर को पहले कमरा दिखा देना चाहिए। विक्रांत मानो जैसे उसकी मन की बात समझ गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बॉस है, आपका कमरा पहले देख लेते हैं। अमर ने भी पंछी की बात का समर्थन किया। आई थिंक अगर मैं बॉस हो तो जो मैं कहूँगा वही मानना चाहिए तुम दोनों को। पहले तुम अपना कमरा देखो और अपने कमरे में जाओ। यह बात विक्रांत ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा था। अमर उसकी बात सुनकर शिहर उठा। वह जानता था विक्रांत इस वक्त कितने गुस्से में है। शायद अगर यहाँ ना होता तो अब तक तोड़ फोड़ मचा चुका होता। पंछी अमर को उसका कमरा दिखा देती है। उसने बाथरूम में जाकर चेक किया, फिर बाहर निकलते हुए बोली, सब कुछ है, मैं सर्वेंट के हाथों साबुन भिजवा दूंगी, आराम कर लो, जाओ। अमर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बिस्तर की ओर बढ़ गया। पंछी विक्रांत को लेकर उसके कमरे तक आई। दरवाजे के पास खड़ी होकर बोली, सर ये आपका कमरा है। विक्रांत कमरे के अंदर आया, घूमकर चारों तरफ देखा। उस कमरे से खुशबू आ रही थी, बिल्कुल पारंपरिक कमरा था। नाइस, तभी तुम्हारी बॉडी से भी कमाल की खुशबू आती है। उसने गहरी सांस लेके बोला। पंछी पलटकर जाने लगी तो विक्रांत ने आवाज़ दिया, अमर के कमरे में तुमने साबुन तक चेक करके देख लिया कि है कि नहीं? मुझसे क्या दुश्मनी है कि मेरे कमरे को तुमने चेक नहीं किया? मैं भिजवा दूंगी सर, चेक तो करो। विक्रांत आगे बढ़ते हुए बोला। पंछी धीमी कदमों से कमरे के अंदर आई। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रही थी। उसका शरीर अब कांपने लगा था। उसने बहुत हिम्मत करके बाथरूम का दरवाज़ा खोला, एक नज़र चारों तरफ घुमाई। इस कमरे में सब कुछ ठीक ही था। वह बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके जैसे ही पलटी, विक्रांत उसके पीछे खड़ा था। उसे कमर से पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है और दूसरे हाथों से उसके चेहरे को थामते हुए बोला, कब से तुम्हें देखकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, कहकर उसने पंछी को किस करना शुरू कर दिया। पंछी उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर ढकेलते हुए बोली, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मेरे माँ बाप के सामने मेरा तमाशा मत बनाइए। विक्रांत गुस्से से उसके सामने आया और पंछी के बालों को पकड़कर खींचते हुए बोला, तो क्यों भाग रही हो मुझसे दूर? खाना खाने के लिए कहा तो मेरे बगल में क्यों नहीं बैठी? आप समझ नहीं रहे हो कुछ, छोड़िए मुझे। अपने दोनों हाथों से विक्रांत के चंगुल से अपने बालों को छुड़ाने लगती है। विक्रांत ने अभी भी उसके बालों को छोड़ नहीं रहा था। कहाँ जाओगी मुझसे बचकर, जहाँ मैं तुम्हें रहने दूंगा? तुम मेरी स्लेव हो, तुम्हें हमेशा मेरे आसपास रहना है। नहीं सर, मैं आपके यहाँ काम करने वाली पीए हूँ जिसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। पंछी की आंखों में अब तक आंसू आने लगे थे। वह अब भी अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें अब उसे दर्द होने लगा था। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर गिरा। विक्रांत ने उसके बालों को छोड़ दिया। अपनी ये आंसू बचा कर रखो, इन्हें बूंद बूंद करके बहाना है मेरे सामने। सबके सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, वरना मैं ही पहुंच जाऊंगा तुम्हारे कमरे में, कहकर वो बाथरूम के अंदर चला गया और दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही झटके के साथ पंछी को होश आया। वो तेज कदमों से बाहर आती है और उसी कमरे से लगे हुए दीवार में चिपक कर खड़ी हो गई। तभी अमर की आवाज़ आई, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाया। पंछी अमर की ओर देखते हुए बोली, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है, सब मेरे नसीब का दोष है। एक गलत फैसला ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ लेकर चला गया। अमर पंछी की ओर बढ़ता है, पर पंछी उसे इग्नोर करके अपने कमरे की ओर भाग जाती है। रात के 1 बज गए थे, पर पंछी अब तक विक्रांत के कमरे में नहीं आई थी। विक्रांत अपने कमरे में यहाँ से वहाँ टहलते हुए पंछी का इंतजार कर रहा था। हर एक पल, हर एक सेकंड के साथ, हर एक मिनट के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने घड़ी देखा, रात के 1 बज रहे थे।
उसने थोड़ी देर पहले देखा था पंछी को अपने कमरे में जाते हुए, इसलिए उसे पता था कि पंछी का कमरा कौन सा है। उसने जाकर दरवाजे को खटखटाया। पंछी जानती थी यह विक्रांत है और अगर दरवाज़ा नहीं खोलती तो विक्रांत और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा ठोकता और उसकी मम्मी पापा बाहर आ जाते। पहली बार दरवाज़ा ठोकने पर ही पंछी दरवाज़ा खोल देती है। क्या हुआ सर? विक्रांत अपना हाथ पंछी के कंधे पर रखकर उसे अंदर की तरफ पुश करता है और खुद भी उसके साथ अंदर आ जाता है। एक हाथ से उसने दरवाजे को बंद किया और झट से पंछी की ओर बढ़ गया। पंछी के कदम जो इस वक्त विक्रांत को देखकर पीछे की ओर खसक रहे थे। कहा था ना मैंने तुम्हें कि मेरे कमरे में आ जाना, वरना मैं आ जाऊंगा। सर प्लीज़, कहकर पंछी ने अपने हाथ जोड़ लिए। विक्रांत आगे बढ़ते हुए आया और उसने पंछी को अपनी गोद में उठाकर बेड की ओर बढ़ते हुए बोला, कहा था तुम्हें मैंने, स्लीपिंग पिल्स हो मेरी तुम। अब जिस इंसान को नींद नहीं आती उसे अपने स्लीपिंग पिल्स के बगैर नींद आएगी क्या? कहकर उसने पंछी को बेड पर छोड़ दिया। पंछी जोर से बेड पर जा गिरी। गद्दा भले ही उतना हार्ड न हो, लेकिन इतना सॉफ्ट भी नहीं था कि पंछी को चोट न लगती। पंछी उठकर जैसे बैठने वाली थी, विक्रांत उसके ऊपर आते हुए बोला, अब कहाँ जाओगी? चलो सो जाओ। अपना हाथ पंछी के कंधे पर रखकर उसे सुलाया और खुद उसके गले में अपने चेहरे को छुपाकर लेट गया। पंछी अपना सर हिलाना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, पर वह चुप रही, क्योंकि अगर विक्रांत अभी चुपचाप सो रहा है तो यही सबसे अच्छा है कि सो जाए। और वह कुछ भी ऐसा न करना चाहती थी कि विक्रांत को गुस्सा आए और वह कुछ भी कहे या उसके साथ फिर से कुछ गलत करे। विक्रांत तो सो गया था, पर पंछी की आंखों से नींद गायब थी। वह अभी एकटक छत को देख रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि विक्रांत अब गहरी नींद में सो चुका है, उसने विक्रांत के हाथों को, जो उसके आधे शरीर का भार जो अब तक उसके शरीर पर था, उसे खसकाया और थोड़ा सा दूर चली गई। एक टक सिर्फ विक्रांत को देख रही थी। पहली मुलाकात से लेकर जब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हुई थी, पंछी के लिए विक्रांत एक आइडियल था, एक ड्रीम बॉय वाली इमेज थी। पर वक्त के साथ विक्रांत का यह जुनून उसे परेशानी दे रहा था। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियां खड़ी कर रहा था। यूं ही उलझन में पंछी को भी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जोर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पंछी एक झटके के साथ उठकर बैठ गई। वो दरवाजे को देखने लगी। ठंड के मौसम में भी उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके बदन से आग निकल रही हो। उसका शरीर डर से कांपने लगा था। पंछी उठना, दरवाज़ा खोल, मुझे काम है। पंछी ने सोचा कि वो विक्रांत को कहीं छुपाएगी और यह सोचकर वो पीछे की तरफ पलटी और बोली, सर आप। बस वो इतना ही बोल पाई थी। फिर उसने हैरानी से अपने चारों तरफ देखा। विक्रांत कहीं नहीं था। चले गए क्या? कहकर पंछी ने अपने दुपट्टे से अपने पसीने को साफ किया। पंछी ने दरवाज़ा खोल दिया। पंछी इतनी देर तक सोई रहती है? तू शहर में जाकर ना, सच में तेरी आदत बिगड़ गई है। कितना वक्त हो गया है, मेहमान तो खुद आकर बाहर बैठ गए, पर तू नहीं उठी। कौन मेहमान? पंछी बोली। लो अभी ही भूल गई। पंछी की माँ पंछी के माथे पर हल्के से थपकी मारी। तेरे सर और उनका सेक्रेटरी दोनों बाहर कॉफ़ी पी रहे हैं। तू अब तक सो रही थी। पंछी चैन की सांस लेकर अपने बिस्तर पर बैठी और बोली, रात को बहुत देर तक नींद नहीं आई। हाँ होगा ही ना ऐसा, मोबाइल में घुसी पड़ी होगी। क्या माँ, कुछ होता नहीं कि सबका जिम्मेदार तुम्हें बेचारा मोबाइल ही नज़र आता है। हाँ, क्योंकि यही तो है सबका जिम्मेदार। कहकर वह बाहर निकल गई। पंछी जब अपने कमरे से बाहर निकल कर आई तो आंगन में बैठा विक्रांत कॉफ़ी पी रहा था। उसी के दूसरी तरफ एक कुर्सी पर अमर भी बैठा हुआ था। वह भी कॉफ़ी पी रहा था। पंछी अपने बालों को सुखाने के लिए छत की ओर चली गई। ऐसा लगा मानो जैसे विक्रांत ने पंछी को ना देखा हो, पर पंछी को छत पर जाते ही विक्रांत ने देख लिया था। उसने कॉफ़ी का मग बगल में रखा और आंगन में टहलकर देखने लगा। पंछी की माँ, जो इस वक्त नौकर को कुछ काम समझा रही थी, विक्रांत को आंगन में टहलते देखकर बोली, क्या हुआ सर, आप बहुत ध्यान से आंगन में देख रहे हैं? आंटी, आपके आंगन में बहुत ही खूबसूरत फूल है। यह फूल जल्दी देखता नहीं हूँ मैं। कई लोगों के घरों में पंछी को फूलों का बहुत शौक है।
जाने कहाँ कहाँ से वो उनकी बीज इकट्ठे करके लाती थी, कभी ऑनलाइन तो कभी जब शहर में नौकरी करने लगी तब वहाँ से लौटते वक्त। और उसने एक छोटा सा गार्डन बना रखा है। अभी यह तो कुछ भी नहीं है, हमारे छत पर उसने एक तरह से तो पूरा मिनी गार्डन तैयार करके रखा है। अभी गई है न छत पर, 1 घंटे से पहले नहीं आएगी। सभी फूलों को पानी देना, उनके सूखे हुए पत्ते निकालना, किस फूल में किस चीज़ की ज़रूरत है यह सब देखना, उसके बाद ही अब नीचे उतरेगी, कहकर लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही थी। अच्छा, क्या मैं जाकर देख सकता हूँ? विक्रांत ने रिक्वेस्ट भरी आवाज़ में लक्ष्मी जी से कहा। हाँ कहकर लक्ष्मी जी ने कहा, क्यों नहीं, यह गार्डन है, इसे देखने के लिए आपको इतना रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, देख लीजिए। विक्रांत अमर की ओर देखते हुए बोला, तुम कॉफ़ी पीने के बाद मेरे आज के सारे मीटिंग्स कैंसिल कर देना और अपना काम यहीं बैठकर कंप्लीट कर लेना। अमर समझ गया था ये साफ साफ वार्निंग थी विक्रांत की तरफ से कि उसे ऊपर नहीं आना है। वह कह भी क्या सकता था। उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। वह फ़ोन लेकर पंछी को कॉल लगा रहा था, पर उसे पता था पंछी छत पर अपना फ़ोन लेकर नहीं गई होगी, इसलिए वह विक्रांत का बताया हुआ काम करने लगा। विक्रांत धीमे कदमों से छत की ओर बढ़ गया और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। पंछी इस वक्त अपने गीले बालों को सुखा रही थी। उसके कमर से भी लंबे बाल धूप की रोशनी में चमक रहे थे। टॉवेल को वहीं रस्सी पर सूखने के लिए डालने के बाद पंछी वहीं से पाइप उठाती है और एक एक करके अपने मिनी गार्डन के पौधों को पानी देने लगती है। विक्रांत ने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई। वाकई में यह मिनी गार्डन से कम नहीं था। खूबसूरत फूल, अलग अलग तरह के क्रीपर बहुत ही खूबसूरती के साथ ना सिर्फ लगाया गया था, बल्कि उन्हें इस तरह से घुमाया गया था कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अलग अलग रंगों के फूलों का कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाया गया था कि देखने वाले अपना सारा गम, सारी परेशानी भूलकर बस सिर्फ इन फूलों की खूबसूरती में ही खो जाते। इस पल में तो विक्रांत ने सब कुछ भूलकर उन रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती को देखने लगा और वहीं देखते देखते आगे बढ़ा। इस वक्त पंछी पौधों को पानी दे रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, यह फूल और यह गार्डन बहुत खूबसूरत है, पर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तुम हो। यह सुनते ही पंछी झट से पीछे पलट गई। उसके हाथ में इस वक्त पाइप था और उसका पानी सीधे विक्रांत के ऊपर गया। पंछी इतनी डरी हुई थी कि ना तो वह पाइप को हिला पा रही थी और ना ही छोड़ पा रही थी, और विक्रांत भी एक टक सिर्फ पंछी को देख रहा था। वह खुद भी उस पानी के फुहारे से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वह मुस्कुराहट लिए वह 2 कदम आगे बढ़ता है। अब जाकर पंछी को समझ आया कि वह क्या कर गई। उसने झट से पाइप को अपने हाथ से छोड़ दिया। आई एम सॉरी सर, जानबूझकर नहीं किया मैंने। हकलाते हुए पंछी ने कहा, मैं नहा चुका था। अगर तुम बता देती कि तुम मुझे नहलाना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी अब तक बिना नहाए रुक जाता। अब तक विक्रांत पंछी के पास आ चुका था। नहीं सर, आपने आवाज़ दिया तो गलती से हो गया, कहकर पंछी ने अपनी नज़रें झुका ली। गीले बाल और सूरज की रोशनी में चमकता चेहरा पंछी को बेमिसाल खूबसूरती दे रहा था। उसकी झुकी पलकें न सिर्फ उसके डर को बल्कि उसके शर्म को भी दिखा रही थी। विक्रांत ने अपने हाथ बढ़ाकर उसकी चिन को और उसके चेहरे को ऊपर किया। पंछी विक्रांत की तरफ देखती है। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू भरे हुए थे जो धूप की रोशनी में चमक रहा था। विक्रांत मानो जैसे उसके चेहरे के एक एक हिस्से को अपने आंखों में स्कैन कर रहा हो। उसके माथे, आईब्रो, आंखें, नाक, होठ, उसके गाल, हर चीज़ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। विक्रांत पंछी के जैसे ही नज़दीक आया। पंछी 2 कदम पीछे जाते हुए कुछ बोलना चाह रही थी, पर आवाज़ मानो निकल ही नहीं पा रही थी। यह छत था और उसके चारों तरफ दूसरे लोगों के भी घर थे और छत पर आने पर पड़ोसी एक दूसरे को आसानी से देख सकते थे। अब जब भिगा ही दिया है तुमने मुझे तो इसका पनिशमेंट तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा ना पंछी। आई एम सॉरी सर, गलती से कर दिया मैंने। अब तक विक्रांत पाइप उठा चुका था और उसने पंछी की तरफ मोड़ दिया। पंछी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर पानी फुहारा की तरह उसके ऊपर आ रहा था। कुछ पल में वह पूरी तरह से भीग चुकी थी।
विक्रांत ने पाइप को दूसरी तरफ फेंक दिया और पंछी को देखने लगा। अपने आप को बचाने की कोशिश में पंछी ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने और चेहरे पर लगा रखा था। पूरी तरह से पानी से भींगी पंछी किसी बेमिसाल मूर्ति से कम नहीं लग रही थी। पीले रंग के सलवार कमीज में भींगी हुई पंछी, जिसने मानो जैसे अपने शर्म आ रहे चेहरे को छुपाने और अपने हाथों को अपने सीने पर रखकर अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही हो। ब्यूटीफुल, विक्रांत के मुंह से निकला और पंछी ने अपनी हथेली को धीरे धीरे अपने चेहरे से हटा लिया। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब गुस्सा था, मानो वह कितनी मुश्किल से अपने आप को रोक रही हो। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है मुझ पर? यही तुमने मेरे साथ किया। मैं कहाँ गुस्सा हुआ? कहकर उसने पंछी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। पंछी अपने गुस्से को संभाल नहीं पाई। उसने कसकर एक थप्पड़ विक्रांत को खींच दिया। विक्रांत का चेहरा एक तरफ झुक गया। आप जैसा निहायती बेशर्म बेहुदा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। पंछी बोलकर वहाँ से भागकर नीचे आ गई, बिना इस बात का अंदाज़ा किए कि उसका इस तरह से विक्रांत पर हाथ उठाना अब ना जाने उसकी ज़िंदगी में क्या तूफान लेकर आने वाला था। विक्रांत अपने गाल पर हाथ रखे उस दिशा की ओर देख रहा था जिस तरफ पंछी इस वक्त भागकर गई थी। विक्रांत का चेहरा इस वक्त ना सिर्फ गुस्से से लाल था, बल्कि उसकी आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। यहाँ पंछी भी विक्रांत को मारकर तो आ गई थी, लेकिन अब उसे डर लग रहा था विक्रांत उसके अम्मा अप्पा के सामने कुछ उल्टा सीधा न कह दे, कुछ उल्टा सीधा न कर दे। वह अब यहाँ से चली जाना चाहती थी, क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेगी तो उसके अम्मा को पता लगते देर नहीं लगेगी। इससे बेहतर होगा क्यों न यहाँ से चली जाए। पंछी अपना बैग पैक करने के लिए निकालती है। लक्ष्मी जी किचन में खाना बना रही थी। विक्रांत छत से अपने कमरे में गया। उसने अपने कपड़े चेंज किए और आंगन में आते हुए बोला, अमर इमरजेंसी है, मुंबई जाना होगा। अमर समझ नहीं पाया कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? अमर बोला, सेक्रेटरी तुम हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि आज टेंडर की लास्ट डेट थी और हम इस वक्त केरल में एंजॉय कर रहे हैं। विक्रांत ने ये इतनी ज़ोर से कहा था कि लक्ष्मी जी किचन से बाहर आ गई थी। विक्रांत अमर को लापरवाह, कामचोर और ना जाने क्या क्या कह रहा था, और बेचारा अमर जिसकी कोई गलती नहीं थी, वह बिना गलती के भी विक्रांत से डांट सुन रहा था। विक्रांत जब बोलना बंद करता है तो लक्ष्मी जी कहती है, बेटा क्या हुआ, बहुत गुस्से में हो? आंटी गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा। जिन लोगों के भरोसे मैं अपनी मीटिंग्स छोड़ता हूँ, सब अपने अपने में व्यस्त हो चुके हैं। किसी को याद नहीं कि आज टेंडर भरने की लास्ट डेट थी। कहते हुए उसने पंछी को आवाज़ लगाई, पंछी पंछी। विक्रांत गुस्से से बोला। पंछी झट से अपने कमरे से बाहर दौड़ती हुई आई। एक तो पहले ही उस थप्पड़ के कारण काँप रही थी, और जिस तरह से विक्रांत आवाज़ दे रहा था, पंछी को लग रहा था कि विक्रांत कुछ कह न दे। क्या हुआ सर? वो आते हुए बोली, तुमने अगर टेंडर नहीं भरा था तो कॉल करके तुम मुझे बता सकती थी, कुलकर्णी को बता देता मैं। पंछी को तो समझ में नहीं आया कि कौन सी टेंडर की बात हो रही है और किसे कॉल करने की बात कर रहे हैं। विक्रांत चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों पर भरोसा करता हूँ, इसलिए सब कुछ छोड़ देता हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मेरा करोड़ों का नुकसान करो। सर आप क्या? तुम चुप रहो। पंछी की बात पूरी होती उससे पहले ही विक्रांत चीखते हुए बोला, अपने बैग पैक करो और अभी के अभी मुंबई के लिए आओ, और टेंडर को तुम दोनों इस तरह से पूरा करोगे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही चाहिए। अब अमर समझ चुका था कि विक्रांत क्या कर रहा है, और पंछी भी समझ गई कि विक्रांत उसे अब यहाँ से लेकर जाने वाला है। वह खुद विक्रांत के आने के बाद यहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसे सुकून चाहिए था यहाँ पर अपने अम्मा अप्पा के पास। पर जब तक विक्रांत यहाँ रहता, वह हर पल डर डर कर रहती कि जाने इसका दिमाग कब खराब हो और कब वो उसके माँ पापा के सामने क्या कह दे। उसके अप्पा जो इस वक्त बहुत ही अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं, इस समय यह सब झेल नहीं पाएंगे, और ऐसा ही उसकी माँ के साथ होगा। वह भी यह सब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। पंछी विक्रांत से बोली, सर मैं अपना बैग पैक करती हूँ। वह कहकर जैसे ही पलटी, लक्ष्मी जी विक्रांत से कहती है, सर पूरे 6 महीने बाद आई है।
प्लीज़ कुछ दिन और रहने दीजिए। आंटी, काम बहुत ज़रूरी है। मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मैं खुद छुट्टियों पर आया था, लेकिन देखिए अब जाना पड़ेगा। हमारे काम में छुट्टियां ज़्यादा दिनों की नहीं मिलती। मैं कोशिश करूँगा कि पंछी जल्दी वापस आ जाए, कहकर वो अभी अपना सामान लेने कमरे की ओर बढ़ गया। लक्ष्मी जी पंछी के कमरे की ओर बढ़ गई। तो कुछ और दिन नहीं रुकेगी? लक्ष्मी जी बोली। अम्मा, सर का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, कहते हुए पंछी अपने कपड़े सूटकेस में डाल रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए अपने सभी चीज़ों को उठाया और वैसे ही सूटकेस में डाल दिया। ऐसा कैसा काम है कि एक टेंडर के लिए सबको लेकर जा रहे हैं? माँ, पीए हूँ मैं, उनके इन सब काम का ध्यान रखना पड़ता है। मेरा और अमर का काम 2 घंटे 4 घंटे का नहीं, बल्कि 24 घंटे का होता है। लक्ष्मी जी उदास हो गई। अभी तो जी खोलकर मन भरकर अपनी बच्ची को देख भी नहीं पाई थी। कई सारी बातें थी जो उन्हें पंछी से करनी थी। सारी बातें अभी अधूरी रह गई थी। पंछी अपना बैग पैक करके आंगन में रख चुकी थी। लक्ष्मी जी जल्दी जल्दी खाना बनाकर टेबल पर लगा रही थी। तभी आंगन में कोई अपनी बाइक लाते हुए आया और अपनी बाइक को साइड में लगाते हुए बोला, अम्मा, अम्मा। आवाज़ सुनते ही लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए किचन से बाहर आई। मयूर कैसा है, कब आया, कहकर वो रसोई घर से निकलकर आंगन की तरफ बढ़ गई। मयूर आता है और लक्ष्मी जी के पैर छूता है। लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद देकर उसके माथे पर हाथ लगाया। मैंने सुना पंछी आई है, तो इसलिए आ गया उससे मिलने के लिए। यह सुनते ही फिर से एक बार लक्ष्मी जी का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, आज ही जा भी रही है। यह सुनते ही मयूर भी उदास हो गया। क्या मुझे लगा वो कुछ दिन रहेगी, नहीं रहेगी। पीछे से विक्रांत ने कहा, कुछ अर्जेंट काम है, पंछी जा रही है। आगे विक्रांत कुछ कहता, उससे पहले ही लक्ष्मी जी बोली, यह पंछी के बॉस है, कुछ अर्जेंट काम के कारण पंछी को जाना होगा। अम्मा, क्या आपने पंछी से मेरी बात की? मयूर विक्रांत को देखकर अनदेखा करते हुए लक्ष्मी जी की तरफ मुड़कर बोला। लक्ष्मी जी अपना चेहरा झुकाए बोली, ढंग से बात ही कहाँ कर पाई मैं उससे। अभी 2 दिन उसको आके हुआ था, कह रही थी 15-20 दिन रहेगी। तो आपने पंछी से मेरी बात नहीं की? मयूर ने कहा। लक्ष्मी जी ना में गर्दन हिला देती है। तब तक पंछी भी अपना सूटकेस लेकर नीचे आ चुकी थी। मयूर को देखते ही मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ती है। मयूर भी आगे बढ़ता है और पंछी को अपने गले लगाता है। पंछी अपने हाथों को उसकी पीठ पर रखते हुए बोली, कैसा है? मयूर अपनी तरफ दिखाते हुए बोला, देखना कैसा हो, अच्छा ही लग रहा है। पंछी उसके सीने पर मारते हुए बोली, आंटी तुमसे बात नहीं की और मैं अब और रुकना नहीं चाहता। पंछी सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। मयूर उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने हाथों में थामते हुए बोला, पंछी शादी करना चाहता हूँ तुझसे, आज से नहीं बहुत सालों से। पर तेरा सपना था पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर माँ बाप की देखभाल। मैं वादा करता हूँ तेरी अम्मा अप्पा को अपनी अम्मा अप्पा की तरह रखूँगा और तू जो कहेगी ज़िंदगी भर करता रहूँगा। वैसे भी आज तक जब तुमने जो भी कहा है सब मैंने किया है। विल यू मैरी मी? पंछी के चेहरे पर इस वक्त तक जो खुशी थी, शादी शब्द सुनते ही उसके होश उड़ चुके थे। मयूर उसे पसंद करता है, यह बात वह आज से नहीं पिछले 3 सालों से जानती थी। जब एक बार उसकी एक सहेली ने उसे ये बात बताई थी कि मयूर उसके लिए पागल है, पर अब वह अपनी ज़िंदगी में किसी से शादी नहीं करना चाहती थी और अपने आप को इस लायक समझती ही नहीं थी कि किसी की घर की इज्जत बन सके। उसे उदास देख मयूर बोला, क्या कमी है मुझ में, यह बता। इकलौता बेटा हो अपने माँ बाप का। मुझे पता है तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो, इसलिए मेरा यकीन करो पूरी ज़िंदगी खुश रखूँगा तुझे। और फिर गांव का सबसे अमीर और हैंडसम लड़का हो। पंछी को खामोश देखकर मयूर फिर बोला, तूने ही कहा था ना पति पत्नी में प्यार हो न हो, दोस्ती हमेशा होनी चाहिए, तो हमारी दोस्ती है ना? पंछी अपनी पलकें झुकाए बिना कुछ बोले आंगन में खड़ी थी। उसने मयूर की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। मयूर अपनी तरफ से बोलकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ विक्रांत का चेहरा
गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपने दांतों से दबाकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियाँ बंध चुकी थी जो इस वक्त उसकी जेब में थी। बस इस वक्त उसके अंदर पता नहीं इतनी समझदारी क्यों थी कि बस लक्ष्मी जी के कारण वो चुपचाप वहाँ पर उन दोनों को देख रहा था। इस हाल में भी उसने इतना तो मान रखा था कि वह लक्ष्मी जी को तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर जिस तरह से इस वक्त मयूर ने पंछी के हाथों को पकड़ रखा था, विक्रांत की नज़रें अपने आंखों से ही उन दोनों के उस हाथ को भस्म कर देना चाहती थी। पंछी ने अपने हाथों को छुड़ाया और अपने हाथ को जोड़ते हुए बोली, मैं तुझसे क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती। लक्ष्मी जी आगे बढ़ते हुए आई और बोली, यह कैसी बातें कर रही है तू? ऐसे कैसे शादी नहीं कर सकती? पूरी जिंदगी कुंवारी रहेगी तो क्या हुआ, नहीं रह सकती? पंछी मुस्कुराई, नहीं, बिल्कुल नहीं। मयूर अच्छा लड़का है, मुझे और तेरे अप्पा दोनों को पसंद है। तू भी इसे अपना दोस्त कहती है और जितने लोगों में हम जानते हैं मयूर सबसे अच्छा है तेरे लिए। लक्ष्मी जी बोली, जानती हूँ मयूर अच्छा है, पर मैं शादी नहीं करना चाहती। मयूर पंछी को समझाने की कोशिश कर रहा था। पंछी कुछ बातें कह नहीं रही थी। इस वक्त पंछी की आंखों में एक कसमसाहट नजर आ रही थी। लक्ष्मी जी पंछी को डांटे जा रही थी तो मयूर ने झट से लक्ष्मी जी को अपने गले लगाते हुए कहा, अम्मा अम्मा शांत हो जाओ, अब इतना मत डांटो मेरी होने वाली बीवी को कि मुझे भी गुस्सा आ जाए। उसने यह बात इतने भोलेपन और हंसी के साथ कही कि पंछी को भी मयूर पर प्यार आ रहा था। चलो अभी मुझे भूख लगी है तो जो खाना उनके लिए बनाया होगा मेरे लिए भी निकालना, कहकर मयूर लक्ष्मी जी के कंधे को पकड़ते हुए किचन की तरफ ले जाता है। उनको किचन में भेजते हुए और पलटकर पंछी की ओर आया और उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, परेशान है? पंछी जिसकी नज़रें इस वक्त जमीन की तरफ धंसी हुई थी अपनी पलकों को उठाती है और मयूर को देखती है। अगर आज विक्रांत वाला हादसा उसके साथ ना हुआ होता तो वह एक पल्ला लगाती मयूर को हाँ कहने में। 6 फीट का हट्टा कट्टा सांवला सा लड़का ना सिर्फ पंछी से प्यार करता है बल्कि प्यार के साथ पंछी और उसके माता पिता की इज्जत भी बहुत करता है। 1 साल 2 साल नहीं बल्कि बचपन से मयूर को जानती है और उसके पास मयूर के लिए एक भी बुरी यादें नहीं हैं। वह हर एक तरह से पंछी का ड्रीम बॉय बनने लायक है, पर आज पंछी अपने आप को किसी की ड्रीम गर्ल बनने के लायक नहीं समझ रही। उसके आंखों में चल रही दुविधा को मयूर समझ रहा था। पंछी आज दिल खोलकर बातें करना चाहती थी, पर सामने विक्रांत था और फिर विक्रांत के पावर के आगे मयूर कहीं नहीं दिखता। उसके ही सामने उसकी क्या बुराई, ऐसा कुछ भी नहीं है। पंछी ने अपने सारे ख्यालों को साइड करते हुए मयूर से कहा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? मयूर बात काटते हुए बोला, मयूर ऐसा कुछ नहीं है, कहकर पंछी उसके कंधे पर हाथ रखकर टेबल की ओर चल देती है। आज इतने दिनों बाद तेरे साथ खाने का मौका मिला है। मयूर को कुर्सी पर बैठाकर उसके कंधे को थपथपाई और किचन की ओर चली गई। मयूर की नज़र पंछी के साथ किचन तक गई और उस पर अटकी हुई थी, जबकि विक्रांत की नज़रें इस वक्त मयूर पर थी, जैसे मानो अपनी आंखों से उसे सुहाव भी कर रही थी। अमर किसी तमाशबीन की तरह वहाँ खड़े कभी मयूर, कभी पंछी तो कभी विक्रांत के चेहरे को देख रहा था। पैसा और पावर इंसान की ताकत होती है और यही विक्रांत के लिए सच हो रही थी। मजबूर पंछी अपने सामने आए मयूर को भी विक्रांत के डर से हाँ नहीं कह रही थी। लक्ष्मी जी खाना निकाल कर लगाती है। पंछी अपने पापा को व्हील चेयर पर बिठाकर टेबल तक लेकर आती है। वही साथ में बैठे वह अपने पापा को भी सूप पिला रही थी और खुद भी खाना खा रही थी। उसके पापा क्योंकि एक समय में खुद भी जॉब किया करते थे, उन्हें पता है एक बार पीए की नौकरी करने लगो तो बॉस के हिसाब से ही चलना होता है। इसलिए वह पंछी की मजबूरी को समझ पा रहे थे। हकीकत क्या है ये तो उन्हें भी नहीं पता था, पर उनकी बेटी
एक पीए थी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छी तरह से समझते थे। आखिरकार विक्रांत अपने जिद और जुनून में पंछी को मुंबई लाने में कामयाब हो चुका था। केरल छोड़ते ही पंछी की आंखें ना सिर्फ नम थी, बल्कि उसे अपने माँ पापा के साथ न रहने का दुख भी बहुत था। मुंबई उतरते ही पंछी अपने घर के लिए टैक्सी लेने के लिए बढ़ती है। तब विक्रांत उसके हाथ को पकड़कर अपने गाड़ी में बिठाते हुए बोला, तुम मेरे साथ रहोगी, अमर तुम कैब ले लेना। सर, यह आप क्या कर रहे हैं? कहकर अमर आगे बढ़ता है और पंछी के हाथों को विक्रांत के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। विक्रांत ने एक हाथ से पंछी के हाथ को कसकर पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से अमर के गले को पकड़ते हुए बोला, अपनी औकात और हैसियत दोनों याद रखकर मेरे हाथ को हाथ लगाना, और जिस लड़की के लिए तुम ऐसा कुछ कर रहे हो, याद रहे तुम्हारा हाथ भी उसको नहीं लगना चाहिए। कहीं यह न हो कि अपनी नौकरी छूटने के बाद तुम्हें इस शहर क्या इस देश में कहीं नौकरी न मिले। पंछी अपने दूसरे हाथ से विक्रांत के हाथ को पकड़कर अमर के गले को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ दीजिए सर, सर प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, यह मर जाएगा, सर प्लीज़ छोड़ दीजिए। विक्रांत एक झटके में अमर को छोड़ देता है। अमर घुटने के बल जमीन पर बैठकर खांसने लगता है। उसकी आंखें लाल हो गई थी और आंखों से पानी बाहर आ रहा था। विक्रांत ने पंछी के हाथ को छोड़ा और कहा, गाड़ी में जाकर बैठो। पंछी झट से ड्राइविंग सीट खोलती है और वहाँ डैशबोर्ड पर पानी का बोतल था। वो लाकर अमर को देते हुए बोली, पानी पी लो अमर। अमर पानी का बोतल लेता है और जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है। पंछी अपने एक हाथ से अमर के बालों को सहला रही थी तो दूसरे हाथ से उसके सीने को रब कर रही थी। अमर इस वक्त बेहद घबराया हुआ था। उसकी सांसें पूरी तरह से छूटने लगी थी। विक्रांत ने इतने कसकर उसका गला दबाया था। जब अमर ठीक हुआ तब जाकर पंछी को चैन आई। तुम ठीक हो ना अमर? अमर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ। पंछी जैसे ही उठकर खड़ी हुई, विक्रांत खा जाने वाली नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बाल को पकड़कर खींचते हुए बोला, तुम उसके बाल पर और उसके सीने पर हाथ कैसे लगा सकती हो? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी उसे छूने की? सर छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पंछी अपने बालों को छुड़ाते हुए बोली, तो क्या करोगी? अब क्या तुम उसे सांस भी दे देती? कहते हुए गुस्से से चिल्लाया। विक्रांत एक झटके में कार के दरवाजे को खोलकर पंछी को उसके अंदर धकेलता है। पंछी बैक सीट पर जाकर गिरी। विक्रांत उसके पैर को पकड़ा और अंदर कर दिया और दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। विक्रांत पीछे अपनी सीट पर बैठा और दरवाजे को बंद किया। अमर को वहीं छोड़कर वह कार लेकर आगे जा चुका था। अमर बेबसी में विक्रांत को पंछी को ले जाता देखता रह गया। उसने पंछी को अपनी बहन माना था और उसकी हिफाजत भी करना चाहता था, लेकिन पंछी एक ऐसे इंसान के चंगुल में थी कि उससे लड़ पाना अमर के बस की बात नहीं थी। यहाँ पंछी गाड़ी के कोने में चुपचाप दुबकी हुई सी बैठी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वह कमज़ोर थी या वह विक्रांत को बराबर जवाब नहीं दे सकती थी, पर वह डरती थी अपने अम्मा अप्पा के लिए, क्योंकि उसके अम्मा पापा को अगर पता चलेगा कि पंछी ने कैसे पैसे कमाए, वह दोनों शर्म से मर जाएंगे और वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अपने अप्पा को खो नहीं सकती थी और बस यही कारण था कि वह विक्रांत के इस जुल्म को सह रही थी। झूठ बोलना, लोगों से डरना, यह सब उसे कभी सिखाया ही नहीं गया था, पर मजबूरी में लिया हुआ एक फैसला आज उसे शर्मिंदगी में डुबो रहा था और बस इसी कारण, इसी बेबसी में वो चुप हो जाया करती थी। विक्रांत पंछी को अपने अपार्टमेंट लेकर गया था, जहाँ वह अकेला रहा करता था। पंछी का हाथ पकड़कर और गाड़ी से उसे खींचते हुए अंदर की तरफ ले जाता है। अपार्टमेंट में नौकर बिल्कुल नहीं थे, बस सिक्योरिटी के लिए उसने कुछ लोगों को रखा हुआ था। जब विक्रांत को बिल्कुल अकेला रहना होता था तब वो यहाँ आया करता था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसने पंछी को बिस्तर पर फेंका और उंगली दिखाते हुए बोला,
यह तुम्हारी सही जगह है। आज से तुम यहीं रहो और याद रखना, आज के बाद यही तुम्हारा भविष्य भी बनेगा। अब से यहाँ से बाहर निकलने की सोचना भी मत। पंछी बिस्तर से उतरती है और विक्रांत की तरफ आती है। तब तक विक्रांत दरवाज़ा बंद करता है। पंछी जाकर दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से ठोककर उसे खोलने की रिक्वेस्ट करने लगी। सर प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए। सर प्लीज़, मैं बंद घर में नहीं रह सकती। यह बात आप भी जानते हैं सर, मुझे घुटन होती है। उसके किसी भी चिल्लाने, किसी भी रिक्वेस्ट करने का कोई जवाब नहीं आया। वह अपनी पूरी कोशिश करती रही कि विक्रांत तक उसकी आवाज़ पहुँचे, पर वह विक्रांत तक अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा पाई। या यह कहे कि विक्रांत सुन तो सब रहा था, पर वह कान होते हुए भी बहरा हो चुका था। वह दूसरे कमरे में जाकर सिगरेट निकालता है। स्मोक करते हुए अपनी आंखें बंद करता है। आंखें बंद होते ही उसकी आंखों के सामने मयूर नजर आता है, जिसे पंछी ने अपने गले लगाया था, जिससे पंछी हंसकर बातें कर रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और एक गहरा कस लेकर धुएं को उड़ाया। धुएं में उसे अमर नजर आया। जब अमर घुटने के बल बैठकर खांस रहा था, पंछी उसे पानी देते हुए उसके बाल को सहला रही थी और उसके सीने पर हाथ फेर रही थी। तुम सबके साथ हंसकर बातें करती हो, सबसे प्यार दिखाती हो, पर मेरे लिए तुम्हारे पास कोई प्यार नहीं होता। कैसे छू सकती हो तुम किसी दूसरे मर्द को? कैसे लगा सकती हो किसी और को गले? यह सब करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? अब पूरी जिंदगी रहो मेरी कैद में। ना कोई तुम्हें देख पाएगा, ना तुम किसी को देख पाओगे। फिर तुम मुझे देखोगी और मैं तुम्हें, कहकर विक्रांत एक गहरी मुस्कुराहट देता है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लग रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं, तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।